Welcome you all to my YouTube channel. Today's our topic is wave nature of electromagnetic नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations. रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचर पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट नेचर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन है वो एज अ वेव नेचर है। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। यह थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा 1864 में दी गई थी। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है जो हम वन बाय वन करके देखेंगे। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट की जा रही है तो वो किस फॉर्म में होगी? कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के फॉर्म में कंटिन्यूसली ही इमिट की जाएगी और उसी एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी नाम देंगे। सो अवर एनर्जी विच इज form continuously is known as the radiant energy and it is emitted continuously by any source. The second postulate is the radiation consists of electrical and magnetic field oscillating perpendicular to each other on the direction of the propagation of रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी एक्सिस है जो प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन है, मतलब यहाँ से हमारी रे ओरिजिनेट हुई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम द प्रोपागेशन एक्सिस। सपोज ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रोपागेशन एक्सिस है, इसी एक्सिस पे वह जनरेट हो रही। सो इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी चलेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स भी चलेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल में होंगे जो परपेंडिकुलर एंगल बनाएंगे एंड ये दोनों एक्सिस ऑफ प्रोपागेशन से भी परपेंडिकुलर ही होंगे। सो दिस वाज अवर सेकंड पोस्टुलेट गिवन बाय द जेम्स क्लार्क इन 1864। द थर्ड पोस्टुलेट इज द रेडिएशन possess वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो रेडिएशंस होती है उनके पास वेव नेचर होता है और वो सेम लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। बिकॉज ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक द रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब यह प्रूफ हो चुका है कि यह वेव नेचर की होती है तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम से तो जाना जाता ही है, बट इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से भी जाना जाता है। Last postulate, this wave does not require any material medium for propagation. It means जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इन्हें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ जनरेटेड होती हैं एंड इन्हें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। जो हम लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी भी सेम एज लाइट ही होती है। दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल एंड दे इवन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क ने यह थ्योरी 1864 में दी थी। इसके 4 पोस्टुलेट्स थे और इन्हीं 4 पोस्टुलेट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो वेव नेचर की होती है। लेटर ऑन हमारे पास एक इफेक्ट आता है जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चूंकि हम यह मान चुके हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वह वेव नेचर की है, बट बिकॉज ऑफ द वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी गो टू नो अदर थिंग्स जिसे हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ it is proven that electromagnetic radiations have wave nature and these are also known as the electromagnetic wave। आज इस लेक्चर पे हमने यही डिस्कस किया है, ये 4 पोस्टुलेट्स एंड जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है यह हमारी वेव नेचर की होती है, बट सबसे बड़ा इसका एक्सेप्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही है। बिकॉज वेव नेचर से हम ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाए हैं ना ही हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर पाए हैं, जिसका डिस्कशन हम हमारे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।
व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है। ओके, सो when radiations with certain frequency strike to surface of a metal, the electron are excited from the surface of the metal. This phenomena is called photoelectric effect and the electron emitted are called photoelectron. photoelectric effect basically एक phenomena है जहां पर हमारे पास क्या है, एक सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है जहां से हम रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज द रेडिएशन विच हैव एनर्जी। जब ये हमारी मेटल की सरफेस पे पड़ती है, देन जो हमारे मेटल में प्रेजेंट एटम्स होते हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड एक्साइटेड हो जाते हैं। वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। आफ्टर एक्साइटिंग स्टेट दे गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड इसी के जरिए वो मेटल सरफेस से बाहर चले जाते हैं। इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं कि रेडिएशन के आने पर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और एनर्जी के चलते इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है मेटल सरफेस से। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना है, इसकी स्टडी के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जिससे हमें ये पता होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ है एंड किस तरीके से हम उसे मेजर किया जाता है। बिकॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है कि हम हमारी नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। सो बाय एन एक्सपेरिमेंट वी गोट टू नो दैट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाट आर द फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये आखिर करते क्या है। ओके, सो वी हैव अ सेटअप फॉर दिस। वी हैव अ ट्यूब in which metal surface is there. This is the detector. This is connected to ammeter. This is our ammeter. When radiation comes, जब भी रेडिएशन आती है वो इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने के उसी वक्त इट मीन्स विदाउट लेगिंग ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब किया वह एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वह मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो एटम से बाहर निकलते हैं उनकी जगह होल क्रिएट हो जाते हैं। देन होल को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है एंड देन फर्दर ऑन दिस टाइप का चेंज चलता रहता है, जिसके कारण एक काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम करंट कहते हैं। बिकॉज करंट इज व्हाट, करंट इज अ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि करंट इज फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं। हम इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक अमीटर से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन मूविंग स्टेट में आते हैं, काइनेटिक कंडीशन में आते हैं, हमारा अमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द अमीटर वी गोट टू नो दैट देयर इज अ जनरेशन ऑफ करंट। यहाँ इस पूरे सर्किट में करंट जनरेट हुआ है। बट वी आर सीइंग सम फिनोमिनाज लाइक इफ द इंटेंसिटी, जो भी हम रे पास ऑन कर रहे हैं, इफ दिस इंटेंसिटी इज हाई सो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज हाई। इफ द इंटेंसिटी इज लो सम मेटल एटम्स आर ejected and some are not ejected. This is based on the intensity. अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं सो मेटल में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, कभी हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे। तो इसका रीजन क्या है? सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी गोट टू नो दैट ईच एंड एवरी मेटल हैव देयर ओन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट मीन्स एवरी मेटल सरफेस हैव देयर ओन एनर्जी। इट मीन्स जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास उनका खुद का एक बेस एनर्जी होता है। हमारी इंसिडेंट राइट इतनी पावरफुल होना चाहिए कि वो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो। यदि हमारी एनर्जी जो हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसकी एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है सो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। बट इफ दिस रेडिएशन आर स्ट्रोंगर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि हमारी एनर्जी है
this is greater than the threshold frequency V नॉट. अगर हमारी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर होती है सो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा. बट इफ हमारी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लो होती है सो हमारा इजेक्शन पॉसिबल नहीं है. इसी को हम एक स्टेटमेंट में सम अप करते हैं लाइक गिवन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और द थ्रेशोल्ड एटम प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो हमारी गिवन एनर्जी होना चाहिए वह थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए. इफ आवर एनर्जी कम होती है, इफ इट इज लो देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इजेक्शन नहीं होगा. इफ इट इज हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इजेक्शन होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. यह हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे असर करता है. इसी पूरे इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. एंड इससे जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसे फोटो करंट कहते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अभी तक हमने जाना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनका वेव नेचर होता है. बट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ लिमिटेशंस है विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो इसी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लांक. प्लांक ने एक क्वांटम थ्योरी प्रपोज्ड की है. सो आइए हम उसके बारे में देखते. टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है. एंड इसी थ्योरी को आगे और आइंस्टाइन द्वारा 1905 में मॉडिफाइड किया गया है. सम पार्शुलेट्स ऑफ दिस quantum theory is the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of discrete pattern of energy. Each such packet of energy is called quantum. In case of light, quantum energy is called photons. अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि जो भी हमारी रेडिएशन होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. बट क्वांटम थ्योरी हमें कहती है कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस मैनर. वह कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती है जबकि वो डिसकंटिन्यूअस होती है. स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के एंड इन्हीं स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स को हम क्वांटम कहते हैं. इन केस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट के विषय में बात करें तो लाइट में हम इन्हें फोटॉन्स कहते हैं. अगर अदर देन द लाइट पार्टिकल्स सो एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्वांटम कहा जाएगा. बट इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज द फोटोन. दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द प्लांक क्वांटम थ्योरी. सेकेंड पोस्टुलेट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. जो रेडिएशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वह एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. बिकॉज दिस थ्योरी गिवन बाय प्लांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है एंड हमें एक कांस्टेंट मिलता है. इस कांस्टेंट को प्लांक ने दिया था. दैट्स व्हाई इट इज फेमसली नोन एज द प्लांक कांस्टेंट. इसे हम प्लांक कांस्टेंट के नाम से ही जानते हैं और इनकी वैल्यू 6.627 इंटू 10 टू द पावर -2 अर्ग सेकेंड और 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड कहते हैं. और बेसिकली अप्रोक्सीमेटली हम 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड ही कंसिडर करते हैं. द लास्ट postulates was the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number of quanta. It means जितनी भी एनर्जी है जो अब्सॉर्ब हो रही है और इमिट हो रही है इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ होल इंटीजर. ये कभी भी फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में हमें नहीं मिल सकती. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ whole numbers. This was the concept given by Planck in his theory which is known as the Planck quantum theory in 1905.
सो जस्ट अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर के द्वारा समझा गया, बट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ये एक्सेप्शंस है कि थ्रू वेव नेचर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो इसके बाद साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे अदर थ्योरी विच इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशंस, उसके थ्रू इसे समझने का प्रयास किया एंड फाइनली इसे एक्सप्लेन भी करके दिखाए। सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पार्टिकल्स आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द एटम। इट मीन जो भी हमारी रेडिएशंस है इनके पास क्या है, क्वांटम है। क्या है, क्वांटा है। इन केस ऑफ लाइट सपोज हम ले रहे हैं कि जो हमारी रेडिएशन है वो लाइट फॉर्म में है, लाइट के पास एनर्जी है। अभी तक हम वेव नेचर में समझ रहे थे कि कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो ये पूरी एनर्जी इकट्ठा हो जाना चाहिए था एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होना चाहिए थे, बट एक्चुअल में क्या देखा गया कि जब तक हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होता। सो अब हमने इसे एज अ पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड वी गोट अवर रिजल्ट दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहती है ये पार्टिकल नेचर की होती है। ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं एंड इन केस ऑफ लाइट हम इन्हें फोटॉन्स कहते हैं। सो जब एनर्जी, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, जितना भी एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा यदि वह उस डिस्क्रीट पैकेट में अवेलेबल है, देन हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। बट इफ इलेक्ट्रॉन की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिसे हम वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, अगर ये हमारे फोटॉन्स की एनर्जी से लेस होती है, सो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। बट इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द फोटॉन्स, देन इजेक्शन कहीं भी पॉसिबल नहीं है। सो बाय दिस वी गॉट टू नो दैट आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव पार्टिकल नेचर। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी जस्ट पहले हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी पर डिस्कस किया। जस्ट क्वांटम थ्योरी से पहले हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखा था। फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लाइक इंटरफेरेंस, diffraction, reflection, rarefaction, etc. can be explained only if we consider light to have wave nature, whereas some other properties of light or any other radiations such as black body radiation and photoelectric effect can be explained if we consider light to have particle nature. Thus, light is said to have a dual nature, that is, it behaves as a wave as well as a stream of particle. The ideas were put forward by Einstein in 1905. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव नेचर भी स्टडी किया, देन आफ्टर क्वांटम थ्योरी हमने एज अ पार्टिकल भी इसे के स्टडी करी। बट आफ्टर सम टाइम आइंस्टीन पुट अ थ्योरी, आइंस्टीन ने 1905 में एक थ्योरी पुटअप की जिसके अकॉर्डिंग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो दोनों नेचर की पाई जाती है। कुछ प्रॉपर्टी जो वेव नेचर से एक्सप्लेन की जा सकती है लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन एंड सम प्रॉपर्टीज आर लाइक जो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो 1905 में आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है या जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इनके पास वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, जिसे कर्पस्कुलर नेचर भी कहा जाता है, दोनों होता है। दे हैव द डुअल नेचर। It means our light have dual nature and all the other electromagnetic radiations like gamma rays, X-rays, microwave, radio wave, visible ray, infrared, etc. Whole the spectra have dual nature. So by this we have to conclude that our electromagnetic radiation have the dual nature.